वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम का ये हिस्सा बड़ा ख़ास है। इसमें बात होगी आपकी नफ्सियात से हवाले मसाइल से, नफ्सियात से जुड़े जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं और ये जो कुछ भी अभी तक गुफ्तगू इससे पहले हुई है, जो सूरत हाल है, इसने हर शख्स को किसी न किसी नफ्सियाती मसले में मुब्तला कर दिया है। तो बहरहाल ये जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं। तो आज कोशिश करेंगे उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए। डॉक्टर शफीक यासीन जो कि माहिर नफ्सियात हैं, हमारे साथ उनका ये हफ्तावार सिलसिला है जो जारी रहता है। आज प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर साहब को सबसे पहले वेलकम करूँगा और उसके बाद फिर आपके सवालों के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक्स। डॉक्टर साहब, सवालात तो बहुत सारे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, मगर पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम हमेशा से ही रही है कि लोगों को ज़्यादा इनके बारे में इल्म नहीं है, जिसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि बात करें। मिसाल के तौर पे बायपोलर के हवाले से हमने एक प्रोग्राम किया, बड़ी तफसील से हमने उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की कि ये बायपोलर डिसऑर्डर होता क्या है और ये वो। इसी से जुड़े कुछ सवालात आए हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे इनिशियली कैसे ये डायग्नोस किया जाए कि इसके साथ ये मसला है, और अगेन अगर इनिशियली ट्रीट कर लिया जाए तो क्या ये मसला हल हो सकता है वंस एंड फॉर ऑल। ये क्वेश्चन है, वो सिम्टम्स के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि आप मुख्तलिफ बीमारियों का तस्करा करते हैं, तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें और फिर डॉक्टर से रुजू करें। प्लीज़ इसके ऊपर चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें। सही। बाइपोलर को कैसे डायग्नोज किया जाए? लेकिन इसके हॉलमार्क जो हैं, मेन फीचर्स, वो तो मूड स्विंग्स हैं। राइट। होता ये है कि एपिसोड्स आते हैं डिप्रेशन के या मेनिया के। उसमें बेसिकली आसान लफ्ज़ों में ये है कि अगर पेशेंट मेनिया में है तो अगर वो एलिवेटेड है, उसका मूड कुछ ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है नॉर्मल से, बगैर वजह के, एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं, वो एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा, हर वक्त काम करना चाहता है, बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव हो गया है, तो इतना ज़्यादा एनर्जी लेवल्स हाई हो गए हैं कि शायद वो डिसऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिविटी है कि वो काम तो कर रहा है लेकिन उसकी आउटकम जो है वो नहीं निकल रहा है, उसका डायरेक्शन फोकस सही नहीं है, कंसंट्रेशन सही नहीं है। इरिटेबल मूड स्विंग्स में ये होता है कि या तो बहुत खुश होता है, कभी इरिटेबल हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, कभी गुस्सा भी आएगा, कभी बहुत खुश हो जाएगा, कभी रोना। तो मूड स्विंग्स। अच्छा, ये होता है कि कई दफ़ा एपिसोड्स आते हैं तो एक ही फेज़ में रहता है। जैसे अगर एलिवेटेड फेज़ में है, अगर मेनिया के फेज़ में है तो वो हाई में है, उसके एनर्जी लेवल्स भी हाई हैं, उसके इंटरेस्ट भी हाई हैं, वो थोड़ा सा ग्रैंडियोस भी हो गया है, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स आ रही हैं दिमाग के अंदर। नींद कम लेने की ज़रूरत है, शायद 2-4 घंटे ही काफ़ी होते हैं, उठ जाता है, फिर कम खाता है और फिर काम पे चले आता है। पैसे फजूल में खर्च कर सकता है, इम्पल्सिव हो सकता है, जज्बाती हो सकता है, जज्बाती फ़ैसले कर लेता है। और फिर उसके नुकसान ये होते हैं कि वो जॉब में उसकी प्रोडक्टिविटी सही नहीं रहती, जॉब लूज़ कर सकता है, रिलेशनशिप में उसके इफ़ेक्ट्स अच्छे नहीं होते, फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं क्योंकि वो गलत जज्बाती फ़ैसले करके पैसे उड़ा देता है। और इस तरह देखा जाए तो फिर बाद में सुसाइड रिस्क और होमोसाइड रिस्क भी उसके साथ हो सकता है कि वो इतने गुस्से में आ जाए कि किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। मिस एडवेंचर के रिस्क हैं कि बड़े बड़े रिस्की काम कर रहा है, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये तो हाइज हो गए। लोज में आया तो वो मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में, ख़ास तौर पे सीवियर डिप्रेशन में जा सकता है। उसमें ये कि बिल्कुल ही मायूस हो गया, एनर्जी लेवल्स उसके लो हैं, ऐसा लग रहा है उसके जिसम में जान ही नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, दिल नहीं चाह रहा कोई काम करने का, लोगों से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, फोकस कंसंट्रेशन सही नहीं है, मेमोरी सही नहीं है, भूल रहा है चीज़ों को, नेगेटिव सोचें आ रही हैं, अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने ये काम गलत कर दिया, ब्लेम कर रहा है अपने आप को, होपलेसनेस है, नाउमीदी है, सोच रहा है कि आगे सब कुछ गलत होने वाला है। और फिर उस नाउमीदी के साथ साथ जो है ना, ये कि ज़िंदा रहने का फ़ायदा नहीं है, खुदकुशी के ख्यालात आना, नींद का उड़ जाना, भूख नहीं लगना, वज़न का गिर जाना, तो ये सारी डिप्रेशन के फेजेस हैं। तो बाइपोलर में ये होता है कि आपके ये दोनों फेजेस एट अ टाइम, कभी एक फेज़ कभी दूसरा फेज़। अच्छा, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में देखा जाए तो अगर दो मेनिया के फेजेस भी आ गए और एक भी डिप्रेशन का फेज़ नहीं आया, तब भी बाइपोलर डायग्नोस किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन हो, मेनिया और फिर एक और एपिसोड मेनिया का 6 महीने बाद या साल के बाद आ गया तो फिर आप उसे डायग्नोस कर सकते हैं। मेनिया का होना कम से कम कहते हैं कि 2 वीक्स
वो मेनिया में है, 1 वीक से 2 वीक्स मेनिया में है तो डायग्नोज किया जा सकता है। राइट, डिप्रेशन के लिए 3 वीक्स मिनिमम क्राइटेरिया है बिल्कुल ठीक है। कि 3 वीक कम से कम डिप्रेशन हो तो आप डिप्रेसिव एपिसोड उसको डायग्नोज कर सकते हैं। सेइंग दैट बहुत सी और डायग्नोसिस ऐसी हैं नफ्सियात में जिसको कंफ्यूज किया जाता है बाइपोलर के साथ। यस, मैं इवन इसी हम तो। साइकाइट्रिस्ट कंफ्यूज कर लेते हैं। कल मेरे पास एक पेशेंट आया था एंड आई वॉज नॉट श्योर माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट। मैंने उसे कहा कि उसे दाखिले की ज़रूरत है। फैमिली ने दाखिला डिसाइड नहीं किया, कि हम 2-3 दिन सोच के बताएंगे। उसके भी मूड स्विंग्स थे, लेकिन साथ में बड़े एटिपिकल सिम्टम्स थे, बड़े अजीबोगरीब सिम्टम्स भी थे। एक तो ये कि वो अचानक से बेहोश हो जाता था, और पिछले कुछ दिनों में ये बढ़ता जा रहा था कि उसके साथ हुआ ये था कि 1.5 साल पहले तक वो बिल्कुल ठीक था। 18-19 साल का लड़का, छोटा भाई, माँ, बाप की डेथ 7 साल पहले हो गई थी, माँ बेचारी कपड़े सी के पाल रही थी बच्चों को। छोटा भाई था ये। इसको किडनैप कर लिया गया इस्लामाबाद में, और किडनैप करके जो है ना उसको मारा गया। सर पे चोट लगी उसके, उसको किसी जगह दूर, शहर से दूर फेंक के आ गए। वजह दुश्मनी की नहीं श्योर पता थी मुझे, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसको फिर चीज़ें नज़र आने लगी, उसको खौफ बैठ गया उसके दिमाग में। उसके अंदर फिर ये मूड स्विंग्स आ गया बहुत। पहले वो डिप्रेशन में चला गया, बाद में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने लगा। तो मूड स्विंग्स एट अ टाइम उसके अचानक से फ्लक्चुएट हो रहे थे। लेकिन साथ साथ जब ये चीज़ें नज़र आई कि वो अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता था, उसके हाथ कांपने लगते थे, फिर वो गिर जाता था, और उसको ये याद ही नहीं रहता था कि वो जब बेहोश होता है तो उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली थी। सीटी स्कैन उसका हुआ था जस्ट क्लियर इस्लामाबाद में। वैसे तो एक पॉसिबिलिटी थी कि एपिलेप्सी या सीजर के चांसेस थे उसके, जो डायग्नोसिस बन सकता था। लेकिन DID जो है सर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये जब ट्रॉमा होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, उससे डिसोसिएशन भी हो सकती है। डिसोसिएशन के साथ अचानक से बेहोशी आना, उस फेज़ में जिससे वो अचानक से गुजर रहा है, उसको याद भी नहीं रहना कि वो क्या कर रहा था, वो किसी और एपिसोड में एंटर हो जाता है। इनिशियली उसके टेस्ट वगैरह हुआ था, ये स्कैन हुआ था कि कोई ब्रेन डैमेज का मसला या इस तरह ये भी कॉज कर रहा था? नहीं, CT स्कैन उसका हुआ था विच केम नॉर्मल। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि MRI नहीं हुआ, कॉन्ट्रास्ट MRI। तो कभी कभी तो चीज़ CT स्कैन में क्लियर नहीं होती। एग्जैक्टली। फिर दूसरा EEG नहीं हुआ था उसका, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एपिलेप्सी। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन मिसिंग थी उसकी। और दूसरा ये कि सबसे बड़ा रिस्क उसमें ये था कि वो अपनी माँ का, और मामू जो उसके साथ आया था, वो बार बार गुस्से में आ जाता था और गला दबा रहा था उनका। कहता मुझे इनको जान से मार देना है, और बाद में उसको याद ही नहीं रहता था वो ये कर रहा है। तो आई थिंक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी वाज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। खैर वो दाखिल नहीं हुआ कल, और उन्होंने कहा हम 2-3 दिन बाद सोच के बताएंगे, आई विल सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। लेकिन जब बाइपोलर की बात निकली थी राइट। तो उन्होंने 1-2 साइकाइट्रिस्ट को दिखाया था कराची में, और एक साइकाइट्रिस्ट ने उसको डायग्नोज किया बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस। उसको उसके हिसाब से दवाइयाँ दी, और बल्कि इतनी 2 साइकाइट्रिस्ट को दिखाया था, दोनों को दिखा चुका था पिछले साल। ये ज़्यादा सीवियरिटीज़ की बड़ी हैं अक्टूबर-नवंबर 2023 में। राइट, राइट। तो इस अरसे में उसने काफ़ी दवाइयाँ खाई डिफरेंट साइकाइट्रिस्ट की, और उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सीम्स लाइक कि अगर या तो डायग्नोसिस राइट नहीं था, या ट्रीटमेंट इनफ नहीं थी, कुछ भी हुआ वो बेहतर नहीं हो सका। राइट, वो डायग्नोसिस थोड़ा सा अर्ली हो गया, तो प्री मेच्योर डायग्नोसिस जो है ना उसकी वजह से वो हो गया। इसमें जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कोई जैसे कांस्टेंट फेज के अंदर है, हाइपर एग्रेसिव खास तौर पे बच्चे हैं, वो एक ही फेज के अंदर होते हैं, बाद में जाके ये चीज़ रियलाइज़ होती है। अब ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे जो माइनर्स होते हैं उसके अंदर। अभी मैं केस देख रहा था, तो वो इनिशियली उनको ये बताया गया कि शायद बच्चा जो है वो जिस तरह की वो कर रहा है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, दैट शोज़ कि ये कोई ऑटिज़म की तरफ जा रहा है, और वो ट्रीटमेंट पहले उसकी स्टार्ट हो गई है। डू यू थिंक कि ये जो डायग्नोसिस है ख़ास तौर पे इनिशियली ऑटिज़म की तरफ ले जाना, और ये कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, वो ये सोचने पे मजबूर है। क्योंकि वो जो चीज़ उन्होंने बताई है, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द केसेस में या बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे इसी तरह का बिहेवियर होता है, चीज़ों को फेंकना, ये करना और वो करना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो क्या ऐसी सूरत में क्या किया जाए डॉक्टर साहब? देखिए, किसी को इजीली ऑटिज्म डायग्नोस करना आई थिंक ये गलत है। और बच्चे तो आजकल वैसे ही हाइपर एक्टिव जी, हैं जी। जैसे आप कह रहे हैं, और कई बच्चों की हाइपर एक्टिव की वजह है कि वो
माँ बाप इतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं उनको, उनकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट हो रही है, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है, वो एनवायरनमेंट से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, अच्छा या बुरा। माँ बाप जब दोनों काम पे हैं और वो घर पे बैठे हुए टीवी पे बैठे हैं या मोबाइल पे बैठे हैं, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। फिर जो उनकी न्यूट्रिशन है उसमें अगर शुगर का इंटेक ज़्यादा है तो चांसेस होते हैं कि वो हाइपर एक्टिव होंगे जितना शुगर इंटेक होगा। वैसे वो पीक देता है बहुत ज़्यादा एनर्जी का और फिर वो नीचे की तरफ आता है। तो बेसिकली होता ही है कि हाइपर एक्टिव बच्चे का होना और चीज़ें फेंकना और कंट्रोल में नहीं आना, साथ में बच्चा एग्रेसिव हो रहा है इसलिए कि आप उसको रोक रहे हैं, तो उसका रिएक्शन होगा कि वो प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं भाई मुझे तो ये करने दो, मुझे तो चीज़ें एक्सप्लोर करनी बिल्कुल है। ठीक है। लॉट ऑफ इंटेलिजेंट किड्स आर हाइपर एक्टिव एज जी। वेल, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो चीज़ें देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, फेंक के सीखना चाहते हैं कि इसका क्या आउटकम होगा। तो व्हाट वी सी इज़ अ स्मॉल साइंटिस्ट बेसिकली, इन 2-3 साल का एक छोटा सा साइंटिस्ट है जो अपने अपने एक्सपेरिमेंट से एग्जैक्टली सीख रहा है बिल्कुल कुछ ना ठीक है। कुछ। ठीक है, तो उसका मतलब नहीं कि वो एबनॉर्मल बच्चा है, इसका मतलब ये है कि ही वांट्स टू डेवलप एंड ही वांट्स टू डेवलप फास्टर। उसको स्टिमुलेशन इतनी ज़्यादा मिल रही है कि वो ये चीज़ें ज़्यादा कर रहा है। आई थिंक calmer environment is important, less screen time is important, माँ बाप की attention is important, बाहर का environment देना बहुत ज़रूरी है कि आप उनको थोड़ा सा outdoor environment दें। पेट थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा छोटे जानवर हैं उनके साथ खेलें बच्चे, अब बच्चों के साथ टाइम गुजारे रादर देन इंडिविजुअली किसी स्क्रीन जी। टाइम पे बैठे हों। क्योंकि ये हो रहा है कि फैमिलीज़ जो है ना वो दूर होती जा रही हैं, बच्चे एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, और ये भी हो रहा है कि बच्चों को माँ बाप की टेंशन, जैसे मैंने बोला पहले, कि कम मिल रही है। अच्छा, ऑटिज़म जो है ना, इट इज़ अ डायग्नोसिस, तो मैं इसको डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा कि ये हम बिल्कुल एक साइड पे कर दें, लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जिनके आई कॉन्टैक्ट्स बहुत पुअर होते हैं, वो आंखों से आंख में मिला के नहीं देखते हैं, वो ऑब्सेशनल होते हैं किसी चीज़ के बारे में कि अगर राइट। एक चीज़ उनको पसंद है तो उनको वही चीज़ पसंद है, वही रूटीन पसंद है। राइट। अगर उनको कार पसंद है तो कहेंगे हम कार्स ही जमा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो वो ऑब्सेशनल होंगे वो। जो है ना, अगर कोई नया इंसान आ जाता है, किसी नए एनवायरनमेंट में चले आते हैं तो बहुत ज़्यादा एजिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो बेसिकली उनका आईक्यू लेवल नॉर्मल से लो होता है, अनलेस के दे आर एस्पर्जर्स नॉट ऑटिज्म। राइट। तो ये कि ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे आर ग्रोइंग, तो आई थिंक पेडिट्रिशियन को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज़रूरी है कि अच्छे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं राइट। और चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट को। तो उससे ये कि देन दे कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि भाई ये एक्चुअली ऑटिज्म है कि नहीं है, राइट। नॉट जस्ट जंप टू द कंक्लूजन कि भाई ये हमने पढ़ा था, गूगल किया था और हमें लग रहा है कि बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। क्योंकि वो हमारे यहाँ जो कंसल्टेंसी हो रही है वो हो रही है थ्रू यूट्यूब हो रही है। मैं कुछ रेफरेंस के लिए मैंने यूट्यूब पे डॉक्टर्स को सर्च किया, तो वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर ऑटिज्म के केस के बारे में बता रहे थे कि ऑटिज्म के अंदर ख़ास तौर पे बच्चों का इस तरह से बिहेवियर होता है, दैट शोज़ के वो। तो फिर ये सोचने पे मजबूर था कि तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी अलामात होती हैं जो बच्चों में बज़ाहिर नज़र आती हैं। हाइपर एग्रेसिव होना, चीज़ों का तोड़ना, उनकी क्यूरियोसिटी, ये वो सारी चीज़ें तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती ही हैं। बिल्कुल। अब ये जैसे आपने कहा कंक्लूजन पे ले जाना फ़ौरन से कि इसको जो ऑटिज़म है, ये एक बड़ी चीज़ है, इसके बारे में ज़रूर सोचें। अगर ख़ास तौर पे बच्चों का बिहेवियर अगर ऐसा है तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो कंसंट्रेशन है। वो आपकी अगर उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होगी, अगर आप उसको नहीं टाइम देंगे, तो इवेंचुअली फिर बच्चा चाहे कैसा भी हो, किसी भी माहौल में हो, तो वो इस तरफ जाएगा डेफिनेटली। और स्क्रीन टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो नज़र आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ लोग पूछ रहे हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ख़ास तौर पे बच्चों में नहीं बड़ों के भी बिहेवियर के अंदर जो चीज़ें चेंजेस आ रही हैं, उसकी वजह क्या है? तो मोस्ट लाइकली यही है। दूसरा एक और इशू जो मैं देख रहा हूँ और बच्चे लेके आते हैं पेरेंट्स, वो ADHD के हवाले से लाते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जी। डिसऑर्डर। जी। उसमें भी ये होता है कि ट्रियाड है, उसमें हाइपर एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द जो हॉल मार्क है उसका। एक दूसरा ये कि इम्पल्सिव बिहेवियर है, सोचे समझे बगैर कुछ चीज़ें कह देना या कर देना, चीज़ें फेंक देना।
और कंसंट्रेशन का पुअर होना कि फोकस कंसंट्रेशन नहीं है, इसी तरह उनकी मेमोरी सही नहीं होती कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयर्ड होती है। लेकिन ये डायग्नोसिस करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 7 साल है। अब वो माँ बाप अगर 3 या 4 साल के बच्चों को साइकाइट्रिस्ट के पास ले आए और बोलें कि भाई क्या ये ADHD है, क्या आप क्या कह सकते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो आई वुड से कि नहीं, मेरे को उसको डायग्नोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने कम उम्र के बच्चों में वैसी हाइपर एक्टिविटी हो सकती है और फ्रस्ट्रेशंस हो सकती हैं। और दूसरा ये है कि जैसे हमने बाकी और फैक्टर्स पे डिस्कस किया, न्यूट्रिशन से लेके स्क्रीनिंग टाइम से लेके पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड सो ऑन, अगर वो सही ना हो, बच्चा अंदर अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो, इवन माँ बाप के झगड़े, ये बच्चे जो ना बड़े सेंसिटिव होते हैं और हमें नहीं लगता कि वो सुन रहे हैं हमारी बात या नोटिस कर रहे हैं। दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। और यही नहीं, वो तो कहते हैं कि माँ के पेट में भी जब बच्चा होता है और अगर माँ बाप झगड़ रहे होते हैं तो फ्रॉम दैट पॉइंट वो माँ बाप की आवाज़ सुन भी सकता है और फील भी कर सकता है। तो ये कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के सामने झगड़े ना किए जाएं, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किए जाए जो कि बच्चे लर्न करें और फिर बाद में आपको खुद पछतावा हो कि ये बच्चे इस तरह की क्यों लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। कि आप वो तो माँ बाप से सीखेंगे, अपने इन्वायरमेंट से सीखेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, ये वक्त की ज़रूरत है पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पेरेंटिंग जो एक मसला बन गया है। पहले तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आज ये ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। और अगेन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, टेंशन एक चीज़ है, वो अगर बच्चों को मिलेगी तो यकीनन फिर जैसे ये सवालात आ रहे हैं शायद इसमें कमी हो। अब स्ट्रेस और एंजाइटी, ये बहुत बड़ा एक वो है। जितने क्वेश्चन आए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि इनको ज़रा मुख्तसर कर लूँ, लेकिन समझ ही आता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे ओवरकम किया जाए, यही लोग बार बार पूछते हैं। इससे कैसे निपटा जाए, इसका कोई तरीका बताएं। नहीं, हमारी आधी पॉपुलेशन आई एम श्योर एंजाइटी स्ट्रेस का शिकार है। अमेरिका इवन कहते हैं कि 1 in 5 जो है 5 में से 1 इंसान मॉडरेट टू मेजर डिप्रेशन का शिकार है जी। जब हम वेस्ट के और डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखते हैं तो हमारे मुल्क में तो वैसे ही माशी हालात और जो दूसरे हालात चल रहे हैं, नो डाउट बहुत से लोग बहुत इनसिक्योर हैं और ये इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो लोग एप्रीहेंसिव हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आगे जब चीज़ें सही नज़र ना आ रही हों, एज एन इंडिविजुअल भी और एज अ कॉम भी, तो लोग परेशान होंगे। आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, हर इंसान होगा। हर इंसान चाहता है जिस मुल्क में वो रह रहा है वो तरक्की करे, वो साफ़ सुथरा हो, वहाँ अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा हेल्थ सिस्टम हो और सेफ्टी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है, ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। अगर वहाँ वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं तो आप परेशान तो होंगे। मेरे बड़े दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं और उनको मैं इनवाइट करता रहता हूँ और एक भी आने को तैयार नहीं जी। बिल्कुल ऐसा ही है, ये फैक्ट है। बिल्कुल कहते हैं आप आ जाएं घूम के हमारे पास, लेकिन हम यार पाकिस्तान इस वक्त सेफ नहीं है, मुझे लगता है कि हम ना आए तो अच्छा है। तो इस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अगर आप उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे ना, तो जो इमेज हम बाहर हमारी है, इट्स नॉट कि हम उसको अपील कर रहे हैं कि लोग आएँ और यहाँ पे घूमें और यहाँ पर टाइम दें। बिल्कुल सेफ्टी बड़ा कंसर्न है। तो बात वही हो रही थी, सॉरी मैं थोड़ा ड्रिफ्ट कर गया हूँ, लेकिन जहाँ स्ट्रेस और एंजाइटी है वहाँ बेसिक नीड्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैस्लो हायरार्की के हवाले से देखा जाए, जो साइकोलॉजिस्ट था जो कहता था कि बेसिक नीड्स जब तक पूरी ना हो इंसान की, उसकी खाना पीना, उसकी जो लाइफ है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, शेल्टर है, रोटी कपड़ा मकान कह लें, तो उस वक्त तक वो उसके ऊपर वाले लेवल पे नहीं जाएगा। और बात ये कि हम में से कई उसी नीचे वाले लेवल पे फंसे हुए हैं जी। बिल्कुल सही। अब तो वही है कि जो गाड़ियाँ चलाते थे वो बाइक चला रहे हैं, जो बाइक चलाते थे वो साइकिलों पे आ गए हैं बेचारे, और एंड सो ऑन। तो लोग 3 वक्त का खाना पीना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। डॉक्टर्स के पास आना मैंने देखा है बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के लिए आते थे वो अब कम आ रहे हैं। जो हर 2-3 हफ्ते बाद आते थे वो 2-3 महीने बाद आ रहे हैं। जो 3 महीने बाद आते थे वो साल में एक दफ़ा दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ज़्यादातर पेशेंट्स मेरे ठीक हो जाते हैं, शुक्र है अल्लाह का, दवाइयों पे, लेकिन वो क्या करते हैं 2-3 महीने बाद दवाइयाँ बंद कर देते हैं। वो कहते हैं हम दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे डॉक्टर। एग्जैक्टली। बिल्कुल।
और मैं उनको ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकता। जब खाना पीना मुश्किल हो रहा है तो दवाइयाँ कैसे बेचारे अफोर्ड बिल्कुल सही। करेंगे। वक्त के साथ दवाइयाँ सस्ती भी नहीं हो रही, महंगी होती जा रही महंगी है। होती जा रही है, बिल्कुल। मैंने देखते ही देखते जो दवाइयाँ शायद 7-8 रुपए की एक गोली होती थी वो 25 रुपए की हो गई, 30 रुपए जी की हो गई। जी। 3-3 4-4 गुना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन बढ़ रही है। पाउडर बाहर से आ रहे हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे मैंने बना भी रहे हैं ना तो एंड ऑफ द डे उसकी मेन प्रोडक्ट्स तो घूम फिर के या तो मिडल ईस्ट से आ रही है या कहीं ना कहीं बाहर से आती है घूम फिर एग्जैक्टली। के। इंडिया से डायरेक्ट हम नहीं मंगवा सकते, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आती है, लेकिन फिर पाकिस्तान को बिल्कुल रिक्वायर्ड ऐसा ही है। है। हम अपनी ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर है इनसिक्योरिटीज़ तो हैं, और इनसिक्योरिटीज़ हैं तो स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, और ये बढ़ेंगी। और अनफॉर्चुनेटली जब स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है साथ में डिप्रेशन बढ़ता है और नाउमीदी बढ़ती है, उसके साथ साथ फिर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट आता है, चाहे वो काम पे हो चाहे वो रिलेशनशिप पे हो। इंसान का अंदर का पीस और स्टेबिलिटी बड़ी इम्पोर्टेंट है, मेंटल राइट हेल्थ राइट। बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जो न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है वो आई थिंक ना हम सही सोच के खा पी रहे हैं, और जो सही से खाना पीना चाह भी रहे हैं बेचारे उनको भी इतना सस्ता नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे हम बातें बड़ी बड़ी कर लें कि भाई ओमेगा 3 चाहिए, फिश चाहिए, ट्यूना फिश और एग्जैक्टली। सैमन एंड अवोकाडो और ये और वो, लेकिन बात ये कि कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है जो ये चीज़ें अफोर्ड कर अफोर्ड कर सकती हैं। सकती है, एग्जैक्टली। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तो इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आता, और बेसिक सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी हम नहीं ले पा रहे। तो ये लग्जरीज़ के अंदर अब शुमार होता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में इनको लग्जरीज़ जो है वो कहा जाता है कि इंसान की नीड है। और पूरी दुनिया में शायद यकीनन इन्फ्लेशन है, लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उनको बॉदर नहीं कर रही कि आप जैसे मैं सुबह वोक अप इन द मॉर्निंग और लोड शेडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। अब मैं दिन का स्टार्ट में कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ चारों तरफ मेरे अंधेरा है, मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है। उसके बाद जाकर फिर जनाब जागना, काम के लिए तैयार होना, ये स्ट्रेस आपका जो है वो बढ़ा देता है। बिल फिर बाहर जाएं आप देखें हर जगह बारिश का पानी खड़ा हुआ है, तो ये हमारे लिए तो बड़ा चैलेंजिंग होता है ये सारी चीज़ें हैंडल करना। वेल बिल जनाब चलें इसके ऊपर बात करते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं डॉक्टर साहब से, इसके ऊपर बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, और जब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डॉक्टर साहब से और भी सवालात करेंगे, और आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी जो नज़र आ रहे हैं, नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, डॉक्टर शफीक यासीन हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और उनसे हम बात कर रहे थे इंसान की नफ्सियात के हवाले से जो मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो वतन अज़ीज़ में लोगों की नफ्सियाती हालत है कुछ ज़्यादा तशवीशनाक है। बहुत सारे सवालात इस हवाले से मौसूल हो रहे हैं, और हम ख़ुद भी इसका शिकार हैं। जो कुछ हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक, ये जो असाबी तनाव है बढ़ता चला जा रहा है, कैसे इसको कम किया जाए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। और फिर बच्चों की तरबियत एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है, और जिस मुल्क में लोग, जैसे भी कुछ देर पहले ये मौजू ज़ेर बहस था कि खाने पीने के लिए लोग जो हैं वो सोचने पर मजबूर हैं कि क्या किया जाए, गुज़र बसर मुश्किल हो जाए, वहाँ पर अगर इस तरह के नफ्सियाती अगर किसी कैफियत में या अगर किसी बीमारी में सिर्फ नफ्सियात से जुड़ी ना हो, दीगर बीमारी में भी अगर कोई मुब्तला हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है उसका इलाज करवाना। पाकिस्तान में वैसे ही इलाज की जो सहूलियात हैं वो सबके सामने, मज़ीद इसके ऊपर क्या कहा जाए। डॉक्टर साहब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर अब जैसे भी बात हो रही थी कुछ देर पहले, मैं देख रहा था बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, और लोग हर बीमारी के लिए जर्नल फिजिशियन के पास जाते हैं। नफ्सियात से जुड़ा मामला हो या कोई भी मामला हो, वही उनको ट्रीट कर रहा है। जो एक फैमिली डॉक्टर है वही आपके लिए ऑर्थोपेडिक का भी काम करेगा, वही आपके लिए सब कुछ है। ऑन्कोलॉजी का मसला है या कोई भी प्रॉब्लम है, वही आपके लिए सब कुछ वो करेगा। क्या किया जाए, अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग तो बड़ा सोचते हैं, अभी जैसे बात हो रही थी, अगर पेशेंट अगर नहीं वक्त पर अगर एडमिट किया जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम है, फिर वो बड़ा क्रॉनिक हो जाता है। जब इस तरह के चैलेंजेस हों फिर क्या किया जाए, और फिर डॉक्टर्स भी आपके पास अवेलेबल ना हों, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। लोग चले भी जाते हैं इलाज करवाने के लिए,
फिर जिस तरह का डायग्नोसिस होता है तो हमारे पास ये भी शिकायत आती है कि फ़लाना सेंटर गए थे, वहाँ बहुत बड़ा नाम है, बड़ी प्रमोशन है, सब कुछ है ना। व्हाट टू डू, प्लीज़ टेल अस। ये ना मसला ये नहीं है ऐसे कि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, माशाल्लाह से डॉक्टर्स बहुत हैं पाकिस्तान में। मसला ये है कि उनकी रोल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, उनको उनके किस लाइन तक काम करना है और क्या उनकी दायरे में आता है और क्या नहीं उनके दायरे में आता है, ये उनको खुद डिसाइड करके सही फैसला करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि आई थिंक हायर अथॉरिटीज़ का भी काम है कि वो डॉक्टर्स को देखें कि वो क्या कर रहे हैं और वो सही काम कर रहे हैं, अपने जो उनकी स्पेशलिटी है उसके अंदर ही काम कर रहे हैं कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा वो चीज़ें कर रहे हैं जिसके लिए वो स्पेशलाइज नहीं है। एक तो ये, तो एक तरफ तो अताई डॉक्टर्स हैं जो कि डॉक्टर्स ही नहीं हैं, और ऐसे लोग हैं जो कि दम और जादू और उस तरफ से मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। फिर जनरल फिजिशियंस पे आए तो आई थिंक दे आर द बैकबोन ऑफ किसी भी कंट्री की, कि जो पहले जनरल फिजिशियंस के पास ही जाया जाता है। तो आई एम वेरी प्रो जनरल फिजिशियन, मैं उनके खिलाफ के कतई नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी, आयरलैंड में भी सबसे पहले अगर पेशेंट जाता है तो जनरल फिजिशियन के पास जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि बेसिकली बुखार है, माइल्ड इन्फेक्शन है, छोटी मोटी बीमारी है, जहाँ उनको लगता है कि बीमारी थोड़ी सी बड़ी है और नफ्सियात का मसला है कि अगर उसमें सुसाइड रिस्क है या एग्रेशन है, तो कभी भी कोशिश नहीं करते खुद ट्रीट करें, वो फ़ौरन साइकाट्रिस्ट को रेफ़र कर देते हैं, ऑर्थोपेडिक वालों को ऑर्थोपेडिक को कर देते हैं, ज़रा कार्डियक का सब मसला है कि फ़ौरन कार्डियोलॉजी को रेफ़र कर देते हैं। तो दे आर द मेन सोर्स ऑफ रेफरल टू डिफरेंट स्पेशलिटीज़। तो वो गाइड करते हैं कि एक तो वो माइनर प्रॉब्लम्स को ट्रीट करें और दूसरा वो एक गाइडिंग पॉइंट बन जाते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ जो है ना इशू है। अगर वो चीज़, और यहाँ पे ये हो रहा है कि साइकाट्रिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट बन गए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट बन गए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट इवन साइकाट्रिस्ट बन गए हैं। कई ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस लिखे जा रहे हैं जो वैसे तो कार्डियोलॉजिस्ट है लेकिन उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट्स भी लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाता है। एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम है। चलें इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर भाई, कैसे हैं? आम गुड़िया, या बताइए कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? डॉक्टर शफीक साहब को बहुत सलाम हो, और मैं तो मेरे इनके दूसरे चैनल पे एक दफा बात हुई है और यकीनन इनको देख के मुझे बड़ी तसलीयत मिलती है और मेरी तमन्ना है इनसे मुलाकात करूं। इंशाल्लाह जब मैं गुजरता हूं कभी इनके सामने मेरा गुजरना भी होता है तो इंशाल्लाह जरूर मुलाकात करूंगा। डॉक्टर साहब ने जो बात की ना, वो मैं यूँ कहूंगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। मसला है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही होगी, हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना चाहते हैं और मास्टर ऑफ नन है हम। ये एक बीमारी है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से आज एक सवाल करना चाहूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा इस आप एक प्रोग्राम भी रखें, लेकिन मैं सोशल मीडिया के हवाले से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, बात ये है कि इस वक्त एआई का जमाना है, इतनी फॉर्जरी हो रही है, इतना सब कुछ एक मैनिपुलेटेड चीजें हो रही हैं। उसमें ये होता है कि एक किसी की किरदार कशी आप करें या किसी के बारे में आप कुछ लिखें, और हमारे यहाँ तो बगैर किसी तस्दीक के लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू आते हैं। सच और झूठ की तमीज दिखे, इससे एक नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मसला है, क्योंकि आप जब सच आपको नहीं मिल रहा होता, आप झूठ पे चले जाते हैं, तो इसमें एक फसाद का अंसर पैदा हो जाता है। अब ये आदमी किस तरह, आदमी को कैसा सेंस होना चाहिए कि जो कुछ आज मीडिया पे देख रहा है या सोशल मीडिया पे आ रहा है, मनोवन उसको तस्लीम ना करें, उसको कैसे क्रॉस चेक करें। क्योंकि ये हो क्या रहा है कि अब आप एक चीज तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक कोई आ गया, सो कॉल्ड डॉक्टर बन गया या साइकेट्रिस्ट बन गया, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि लोग वो मिसगाइड कर रहा है लोगों को, लेकिन क्योंकि वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो उसके पीछे क्या एजेंडा है नोबडी नोज इट। तो आई वांट कि आप इसको जरा डिस्कस करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और इसको लेके चलें कि आप सच और झूठ की तमीज खत्म होने के बाद लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इसमें जरा किसी प्रोग्राम रखिएगा, आई वांट टू नो अबाउट दिस। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की आइया ने निशानदेही की है। एक तो यही जो डॉक्टर्स की अभी बात हो रही थी, और फिर ये कि मीडिया के ऊपर जो बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट आते रहे हैं ओवर द ईयर्स, लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस उनके ऊपर हो गया है, और फिर वही बात है कि जो सुन लेते हैं फिर उसी तरीके से चल पड़ते हैं फिर डायग्नोसिस के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही आइया ने की है। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस था। तो हम भी कुछ देर पहले यही गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर साहब, ये भी आजकल एक मसला है। एक तो सोशल मीडिया, देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कुछ ऐसे लोग हैं, क्या किया जाए, आप तो यकीनन कुछ नहीं कर सकते, ज़रा मीडिया के जो लोग हैं ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें से कैसे वो करें। अब वो जितनी भी चीज़ें होती हैं किसी भी बीमारी के बारे में, अगर कोई इनिशियल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, गूगल के ऊपर दे आकर देखते हैं,
अलग अलग थ्योरीज हैं, सैकड़ों की तादाद में थ्योरीज हैं हो रही हैं। अब वेट लॉस को देख लें आप, सारे वेट लॉस एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे, हर शख्स आपको बता देगा। आप किसी से पूछ के देखिए कि मैंने वज़न कम करना है, आप देखें कैसे कैसे मशवरे आपको देंगे यूट्यूब के ऊपर भी। आई मीन पूरी दुनिया में अब ये, अब तो लोग बड़ा संजीदगी से सोच रहे हैं कि अब किया क्या जाए। ये ज़रा फरमाएं। बिल्कुल, देखिए समझाना आसान है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा मुश्किल है। इसको मैं इस तरह से हमें ये सिखाया जाता है एज ए डॉक्टर कि आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करें। उसमें हायरार्की है, जैसे सबसे ऊपर जो है मेटा एनालिसिस है, उसके नीचे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, फिर कोहॉर्ट है, फिर केस स्टडीज़ है, फिर पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि जब आप एक इंसान को सुनते हैं और बहुत लोगों को डिफरेंट सुन रहे हैं, तो हर एक पे बिलीव करना गलत है। yes. क्योंकि जो इंसान आके मीडिया पे बात कर रहा है ज़रूरी नहीं कि वो करेक्ट कर रहा हो। yes. एक तो ये आपको खुद भी जो है ना थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि इस बारे में जो बात की गई है वो कितनी वैल्यू रखती है, उसके बारे में कितनी रिसर्च आई हैं, और वो जो रिसर्च है वो भी एविडेंस बेस्ड हैं कि नहीं हैं। उसके लिए थोड़ी सी आपको खुद भी अगर आप सिर्फ सुन लेंगे और उस पर अमल करना शुरू कर देंगे, भाई ऐसे लोग कहते हैं भाई कि मछली के साथ दूध और केले के साथ पता क्या मिला दिया तो इंसान मर जाएगा और ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, लोग फिर डरना शुरू हो जाते हैं और इस तरह की बातें ऐसे फैलने शुरू हो जाती हैं। तो बात ये है कि यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक तो अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं तो मेक श्योर उसके बैकग्राउंड तो देखें कि भाई वो उसकी डिग्री क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसका तजर्बा क्या है। सिर्फ अच्छा मैंने ये बहुत देखा है यहाँ पे कि एक डॉक्टर के आगे ABCD लिखा होता है बहुत चीज़ें, इवन ECFMG 1 लिखा होता है, और ECFMG 1 और साथ में ब्रैकेट में USA। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि उसने एक अटैम्प्ट की थी अमेरिका जाने के लिए, अमेरिका जाने की लाइसेंस के लिए एक होता है एग्ज़ाम, उसका पार्ट 1 उसका पास हो गया होगा शायद, और उसने लिख दिया ECFMG। वो अमेरिका कभी गया भी नहीं ना, उसने वहाँ पर पढ़ाई की, वो बेसिकली यहाँ ही रह गया। उस बेसिकली ही इज़ कंसिडर्ड एज कि भाई वो बेचारा सब पार्ट 1 उसका हो गया था, लाइसेंसिंग एग्जाम का पार्ट 2 होता, उसके बाद भी शायद बहुत लंबा अर्सा लगता है कि वो अमेरिका पहुँचता। तो आप जब देखते हैं ना कि आज USA लगा हुआ है तो आप इम्प्रेस हो जाते हैं कि हाँ भाई डॉक्टर कहीं ना कहीं USA से ट्रेंड है, आया हुआ है। तो ये बहुत सी चीज़ें अगर लिख के USA UK और ये दूसरे कंट्रीज़ के नाम लिख दिए और एक ऑनलाइन ही डिप्लोमा कर लिया किसी ने 3 हफ्ते का और आगे लिख दिया UK, तो आपको ये लगेगा कि भाई UK का ट्रेन डॉक्टर है। हमें तो सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट से है, और ये जो सूडो हमारे पास जो है ना डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, और ये इस वक्त इन्होंने जो है वो बड़ा वो अगर मैं अपनी ज़िंदगी 28 साल ज़ाया नहीं करता, उसमें से भी आई थिंक 37 ईयर्स तक मैंने फेलोशिप करने में लगे और ये एग्ज़ाम दिया वो एग्ज़ाम दिया, इस कंट्री में गया उस कंट्री में गया, तो शायद ये बैठे बैठे मैं 3-6 महीने में बहुत से इधर उधर के डिप्लोमा करके लगा लेता आगे कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया का डिप्लोमा है, इसका डिप्लोमा। लोग शायद समझते हैं डॉक्टर साहब जो है ना बहुत बड़ी चीज़ें, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेजुएट हैं और यहाँ के ग्रेजुएट हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक डिग्री जो है it takes a long time. If you're a member of the Royal College of Physician या if you're a fellow of the Royal College of Surgeon या psychiatrist, तो that makes a big difference कि आप एक बहुत हाई लेवल पर हैं, जहाँ पे ना सिर्फ आप ट्रीट कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप डायरेक्टर एज ए मैनेजमेंट काम कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर या प्रोफेसर्स बन सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो वाकई ही उस लेवल से गुजरे हैं कि वो अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजंस ले सकते हैं। एग्जैक्टली। और उनके डिसीजंस बेस्ड होंगे स्टडीज़ पे और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे निकलेंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि किस तरह से एवल्यूशन करनी है, किस तरह से डायग्नोसिस बनाना है, किस तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट डिसाइड करनी है। और उस मैनेजमेंट पे अगर वो कामयाबी देखें, हर मैनेजमेंट कामयाब नहीं होती, ये बात फिर मैं कहता हूँ, तो फिर पता है कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या है। तो एक तो ये कि लोगों को सही डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, देख के जाना चाहिए कि वो कहाँ किस न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हैं, किस डाइटिशियंस के पास जा रहे हैं, किस डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। और दूसरा ये कि वो थोड़ा सब्र से काम लेकर एक के पास जाएं तो उसको थोड़ा टाइम दें। 3-4 दिन के अंदर मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं 5 दिन पहले एक डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर साहब मैंने दवाई ली और मैंने कहा ये डॉक्टर साहब सही नहीं, मैं आपके पास आ गया हूँ। अब
मैं उनसे कहना चाहता हूँ और कहता भी हूँ कई दफ़ा कि भाई आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए था उस डॉक्टर को, उस चाहे डॉक्टर की गलती नहीं है। Exactly. अगर आप सिर्फ 4 दिन के बाद ही आप उसको छोड़ के मेरे पास आ गए तो, और अगर आप मेरे साथ भी यही करेंगे तो फिर आप अपना पैसा भी ज़ाय कर रहे हैं Exactly. और मेरे साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ बड़ी जल्दी लोग कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। और अगेन हमने जो क्राइटेरिया रखा है कि डॉक्टर कौन सा अच्छा है, लोगों से मैं जब रैंडमली क्वेश्चन करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि वो जो टाइम देता है, आपसे बहुत सारे सवालात करता है, इन दैट्स इट, भले डायग्नोसिस सही हो या नहीं हो, लेकिन हमने कुछ और सोच रखा होता है। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको सिखाते हैं। बाज़ प्रोफेशनल डॉक्टर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में, थोड़े ही सही लेकिन हैं ऐसे, 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वो डायग्नोसिस कर सकते हैं विदाउट टेस्टिंग, और बगैर किसी उसके भी किसी कंक्लूजन पे सही पहुंच जाते हैं। एक्सपीरियंसेस क्योंकि जो है वो इतने ज़्यादा होते हैं। बहरहाल एनी हाउ ये देखना होगा, बट ये कि सोशल मीडिया अगेन बहुत मोहतात होकर देखें, और पहले अगर किसी कंक्लूजन पे जाना है उससे पहले किसी डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट के पास किसी भी हवाले से अगर आप देखते हैं तो उससे ज़रूर इसके बारे में पूछें ज़रूर। और ये जो ख़ास तौर पे वेट लॉस के हवाले से मैं बता रहा था, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट ये कि सैकड़ों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मुख्तलिफ थ्योरीज़ जो हैं वो हर बंदा अपने एक्सपीरियंसेस एक्सपर्ट बन के शेयर कर रहा है, जिसका आप नुकसान हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें इस वक्त नज़र आ रहा है कि लोग जो है ख़ास तौर पे ख़वातीन ये फ़ैट लॉस के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर रही हैं, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है उनको आगे चलकर हो रही हैं, क्योंकि वो जी फ़लाना सेलिब्रिटी ने ये किया था तो मैं भी ये कर लूँगा, और तो मैं इसके ऊपर क्या करूँ, एक प्रोग्राम रख लेते हैं, मैं इसके ऊपर बात कर लूँगा कि ये जो एक इशू है इसको कैसे वो किया जाए। वो लास्टली डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा ये इसलिए बता दिया करूँ, लोग क्योंकि लिखा हुआ भी होता है सब, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ होते हैं, कितना टाइम देते हैं हॉस्पिटल के दर एंड ऑल। लास्टली मैं इसके साथ चाहूँगा ज़रा फिनिश कर दिया जाए, हॉस्पिटल के हवाले से थोड़ा सा बता दें। हॉस्पिटल जो है नाज़िमाबाद में है, यस, ईदगाह जो है उसके बिल्कुल साथ में ही है। So it's right on the main road, close to between Bakai Hospital and Eidgah. I'm available 6 days. एक संडे को मैं काम नहीं करता. Between 4 to 8 p.m. मैं usually hospital में ही होता हूँ. और there are other 5 doctors as well. So मैं अकेला psychiatrist नहीं हूँ वहाँ पर. दूसरे psychiatrists भी हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं. तो and again we have a pharmacy, we have inpatient facility, outpatient facility. तो ये कि and luckily we are expanding. Hopefully in the next 3 months we are increasing the beds. 14 beds से 60 beds hospital में इंशाल्लाह ट्रांसफर कर रहे हैं. तो उसमें कि we will have a bigger facility. तो इंशाल्लाह. चलें जी, विश यू ऑल द गुड लक कि ये जल्दी से जो है वो चीज़ जो है वो मटेरियलाइज हो, फैसिलिटीज़ जो है वो मज़ीद बढ़ जाएँ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जाके इसको ज़रूर विज़िट करें, और हर तरह के लोग जा सकते हैं। काम ज़रूर इसके ऊपर करें, क्योंकि बहुत सारे अब में जो और दीगर मेडिकल के इशूज़ आ रहे हैं अब तो वह ख़त्म हो गया, वरना इसके ऊपर आगे चल के ज़रूर बात करूँगा। उसकी वजह भी यही है कि वो हमारे यहाँ से प्रॉब्लम है, हम चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से हमें और दीगर मेडिकल जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं, और साल दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं बट फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो इसके ऊपर ज़रूर इंशाल्लाह आगे चल के बात करूँगा। वेल, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। बड़ी अच्छी डिस्कशन डॉक्टर शफीक यासीन के साथ रहती है, और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। वक्त यहाँ पे क्योंकि प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।